हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनु सिंह है। आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट का एक फ्लो चार्ट बताने वाली हूँ। जैसे प्लांट है, प्लांट को सबसे पहले डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में। एक था डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होगा, जैसे कि उसके रूट को, स्टीम को और लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता देख के, वो एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। इसीलिए इस टाइप के प्लांट्स को थैलेफाइटा वाले ग्रुप में रखा गया है। और सेकंड होता है हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब जिस प्लांट को हम लोग देख के डिफ्रेंशिएट कर सकें कि प्लांट का कौन सा पार्ट है, जैसे लीफ है, स्टीम है या रूट है। इस टाइप के प्लांट को भी 2 पार्ट में 2 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू एंड सेकंड है विथ वस्कुलर टिश्यू। विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब है कि उसके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ नहीं होंगे, जो कि जाइलम फ्लोएम का वर्क होता है कि वो फूड्स और वाटर को प्लांट के होल बॉडी तक पहुंचाते हैं इस एक सिस्टमेटिक वे में। वो चीज़ें विदाउट वस्कुलर वाले में नहीं होगा, और इस टाइप के प्लांट्स को बायरोफाइटा वाले ग्रुप में रखा गया है। सेकेंड वन है विथ वस्कुलर टिश्यू, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम होंगे, प्रॉपर वे में होंगे और प्लांट और वाटर को प्लांट के होल बॉडी तक पहुंचाने में काम आएगा। अब जो विथ वस्कुलर टिश्यू वाले जो प्लांट हैं, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको बोलेंगे पटेरिडोफाइटा। वो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो न्यू वस्कुलर टिश्यूज़ बनने स्टार्ट हुए हैं, तो वो वेल मॉडिफाइड नहीं होंगे और इसी वजह से उसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए उसको पटेरिडोफाइटा वाले ग्रुप में अलग से रखा गया है। एंड सेकंड वन है प्रोड्यूस सीड। प्रोड्यूस सीड वाले में भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बियर नेड सीड और सेकंड है बियर सीड इनसाइड फ्रूट। बियर नेक्ड सीड का में जो आते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। बियर नेक्ड सीड कहने का मतलब ये है कि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा, और फ्लावरिंग नहीं होगा इसकी वजह से जो हमारा सीड है वो ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होगा। और जो सेकंड जो बोल रहा है एंजियोस्पर्म्स टाइप वाला, इसमें क्या होता है कि सीड फ्रूट के अंदर रहता है और ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और जो हमारा सीड है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड रहेगा। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डाइकोटिलेडनस, एक होता है मोनोकोटिलेडनस। जो डाइकोटिलेडनस वाला पार्ट है उसमें ये होता है कि जो सीड है, किसी भी प्लांट का जो सीड होता है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं और कुछ होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोट सीड, डाइकोटिलेडनस सीड। ओके। और जो सीड डिवाइड नहीं होगा हाफ पार्ट में, इक्वली हाफ पार्ट में, उसको बोलेंगे कि वो मोनोकोटिलेडनस सीड है। अब इसको पहचानने का एक और तरीका होता है, जब हम सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग करने के बाद जो फर्स्ट लीफ हमारा एराइज होगा, सबसे पहला जो लीफ निकलेगा, अगर वो एक निकलता है तो वो मोनोकोटिलेडनस प्लांट है, और अगर 2 लीफ निकलते हैं जर्मिनेशन के टाइम सबसे फर्स्ट टाइम, तो अगर 2 निकलता है तो वो डाइकोटिलेडनस प्लांट है। अभी हम लोग पढ़े थे वस्कुलर प्लांट्स के बारे में। तो वस्कुलर में टिश्यू वस्कुलर जो होते हैं वो फाइलम और जाइलम होते हैं। जाइलम जो होता है वो सिर्फ वाटर और मिनरल को अपटेक कराने का काम करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड के लिए होता है, और प्लांट्स में फूड तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनते हैं, तो इसलिए जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फूड के अपटेक के लिए ही फाइलम यूज़ होता है। जाइलम जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल है। वो यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि इसका
वर्क है वाटर को होल बॉडी के होल प्लांट तक पहुंचाना। और वाटर जो है सॉइल से हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो वाटर प्लांट तक पहुंचता है तो सॉइल में जो वाटर रहता है उसको रूट एब्जॉर्ब करता है, फिर रूट से एब्जॉर्ब होके वो पूरे होल बॉडी प्लांट तक जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वाटर रेनफॉल हो रहा है और लीफ ऊपर ही ऊपर एब्जॉर्ब कर लिए वाटर को, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि इसका एक ही सिस्टमेटिक वे है कि सॉइल से वाटर को रूट एब्जॉर्ब करेगा और रूट से जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब होते होते ये ऊपर तक जाता है, मतलब प्लांट के होल बॉडी पार्ट तक जाता है। और बाई डायरेक्शनल कहने और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसको बाई डायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट के हर एक सेल में हो सकता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। ओके, तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के इंटरमीडिएट पार्ट में भी हो सकते हैं, अपर मोस्ट पार्ट में भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि ये यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि फूड जिस भी सेल में बनेगा तो फिर वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये बाई डायरेक्शनल है। ओके, और जाइलम और फ्लोएम में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे जाइलम के लिए भी कुछ स्पेसिफिक है, ट्रैकियोइड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। और वैसे ही फ्लोएम के लिए है सिप्स ट्यूब है, कैम्पेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स का काम है कि ये जाइलम वेसल्स कहते ही इसके नाम से ही समझ में आता है कि एक वेसल्स टाइप का वर्क करता है, वेसल्स की तरह। तो ये वाटर और मिनरल को के कंडक्शन के लिए वर्क करता है, उसको कंडक्ट कर किए रहता है वाटर एंड मिनरल को। अब लेकिन इसका एक स्पेसिफिक काम भी है कि ये बस एंजियोस्पर्म्स में ही करता है। ओके, और जो ट्रैकियोइड है इसका सेम काम जाइलम वेसल्स वाला ही है, जैसे ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन ही कराता है, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म्स में कराता है। जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का काम होता है कि ये स्टोरेज का फंक्शन करता है और सिक्रेशन का भी करता है। और जो फाइबर होते हैं, फाइबर का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इसी तरह से फ्लोएम में भी कुछ सेल्स होते हैं, जैसे सिप्स सेल्स हैं। सिप्स सेल का काम है फूड का ट्रांसलोकेशन कराना। सिप्स ट्यूब्स का भी काम है फूड का ट्रांसलोकेशन कराना, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिप्स सेल्स है वो फूड का ट्रांसलोकेशन जिम्नोस्पर्म्स में कराते हैं, और जो सिप्स ट्यूब्स है वो फूड का ट्रांसलोकेशन एंजियोस्पर्म्स में कराते हैं। फ्लोएम फाइबर जो है वो प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। फ्लोएम या जाइलम दोनों में फाइबर का सेम काम है, प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और कंपेनियन सेल जो है, कंपेनियन सेल यूनिक है, ये बस एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है और ये मूवमेंट में बस हेल्प कराता है, इसका और कोई वर्क नहीं है। और जो पैरेन्काइमा है इसका काम है स्टोरेज फंक्शन, इसका जाइलम में भी वही वर्क था और यहाँ पे भी सेम वर्क है। नेक्स्ट है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। जैसे हमारी लाइफ में वाटर एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, वैसे ये प्लांट सेल्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स के टोटल वेट में 70% जो वेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का होता है। ओके, और प्लांट तक वाटर को पहुंचने के लिए इतना तो समझ में आ रहा है कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और जाइलम के थ्रू ऊपर तक जाता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होते ही होंगे। वाटर मूवमेंट प्रोसेस, इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर मूवमेंट प्रोसेस। ऊपर तक कैसे जा रहा है, जाइलम के थ्रू जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी जो प्रोसेस है वो क्या है। जैसे हम लोग डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। जैसे डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न जो है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए जाना जाता है, और जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा सॉल्वेंट के मूवमेंट को लेके उसकी बात की जाती है। जैसे डिफ्यूज़न है,
डिफ्यूज़न में सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो सॉल्यूट है वो फ़्लो करेगा या ट्रांसफ़र होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और जो डिफ्यूज़न होता है उसमें प्लाज्मा किसी भी मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। और ऑस्मोसिस जो होता है उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। जैसे ये डिफ्यूज़न है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक सिस्टम है उसमें सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं, डिफ्यूज़न की बात जहाँ भी करेंगे वहाँ पे हम लोग सॉल्यूट को मान के सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे, मेन पकड़ के चलेंगे सॉल्यूट को। तो डिफ्यूज़न में ये जो डायग्राम दिख रहा है, लेफ़्ट साइड सॉल्यूट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्स सॉल्यूट दिख रहे हैं हम लोग को, और इस साइड जो है सिर्फ 2 है। तो हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न में कि हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर है लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। और ये तब तक जाएगा जब तक कि ये मेंटेन नहीं कर लेता इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, ये तब तक मूवमेंट करता रहेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमारा डिफ्यूज़न जो होता है, हमारा जो डिफ्यूज़न है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसका जो मूवमेंट वो लोग डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट हो रहा है वो उसके अपने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हो रहा है, इसीलिए उसको किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है एक्स्ट्रा, बस वो अपने काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके डिफ्यूज़ होता है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूज़न कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। अब यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, लेफ़्ट साइड वाला जो डायग्राम है उसमें सॉल्यूट सब बहुत ज़्यादा है। हम लोग डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं इसीलिए हमेशा सॉल्यूट का बात करेंगे। इस लेफ़्ट साइड वाले में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, और इस साइड इस वाले डायग्राम में, राइट साइड वाले डायग्राम में जहाँ स्लो लिखा हुआ है वहाँ सॉल्यूट कम है। इसलिए हम लोग देख के इतना तो बता ही सकते हैं कि डिफ्यूज़न किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा। लेफ़्ट वाले में फास्ट होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा है, वो जल्दी से अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस कितना है। यहाँ भी डायग्राम में नीचे दिख रहा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो जल्दी से सॉल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जल्दी उसका स्लो रेट होगा। लेकिन जहाँ पे कंडेंस फॉर्म में है, डिस्टेंस कम है, तो वहाँ स्पेस कम है और जो सॉल्यूट होगा वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए फास्ट प्रोसेस जिसका कम डिस्टेंस होगा उसमें होगा, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। थर्ड फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा। अब मॉलिक्यूलर, और फोर्थ जो फैक्टर है वो है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना कम होगा, क्योंकि ये हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल से, जैसे कोई भी पार्टिकल बड़ा है तो उसको ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको कहीं भी पास होने में अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा मूवमेंट करने में। इसी के लिए मॉलिक्यूलर साइज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस पे। ये पहले ही पढ़ा था
जब भी हम लोग डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो वहाँ पे डिफ्यूज़न पे हम लोग सॉल्यूट को मेन समझ के सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मूवमेंट प्रोसेस जो करता है वो सॉल्वेंट करता है। और एक डिफरेंस था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में कि डिफ्यूज़न में किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस ऑस्मोसिस में कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड हो गए हैं। जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट पास होगा नहीं होगा, और सॉल्यूट को के लिए रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मूवमेंट तो सॉल्वेंट का कराना है, इसीलिए सॉल्यूट के लिए रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट सिर्फ चैनल के थ्रू होता है, प्रोटीन चैनल के थ्रू या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू भी होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो वाटर का मूवमेंट है, एक तो एक्वापोरिन चैनल होता है, ये सबको पता है। एक्वापोरिन वो वाटर के मूवमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोटीन का चैनल है। तो जो एक्वापोरिन चैनल है उसके थ्रू भी वाटर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन डिफ्यूज़न के थ्रू भी वाटर का ट्रांसफ़र होता है। ये सेकंड डायग्राम दिख रहा है, ए और बी बना हुआ है। इधर क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें ये हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस में हमेशा बात सॉल्वेंट की करेंगे। तो ये सॉल्वेंट जो है ए से बी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, और हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसीलिए ये मूव करके बी वाले में आएगा। ये एक नॉर्मल वे की बात की जा रही है। और जब भी यहाँ भी ये जो सेकंड डायग्राम है, इसमें क्या दिखा रहा है कि इधर भी सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो नॉर्मल वे में तो ये बात होना चाहिए कि ये इधर जाए लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन इसमें जहाँ लो सॉल्वेंट है उधर तो आएगा ही, लेकिन हम लोग को लो सॉल्वेंट के साइड जिधर सॉल्यूट जाता है उधर हम लोग को कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये सॉल्वेंट जो है वो मूव ना कर पाए, वो जिधर है उधर ही रह जाए। उसके लिए हम लोग को कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है, इस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो अगर सॉल्वेंट जाता है लेफ़्ट साइड वाले में, तो नॉर्मल वे में यही होगा कि जिधर कम सॉल्वेंट है उधर सॉल्वेंट मूव करेगा, क्योंकि हम लोग ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट मूव करेगा, लेकिन अगर हम लोग जिधर लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का उधर हम लोग प्रेशर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उधर हम लोग कितना प्रेशर लगाएं कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो जहाँ है वहीं रुका रह जाए, वो पास ना करे। तो जितना प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले में सॉल्वेंट के, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ एक और टर्म आता है टोनिसिटी। टोनिसिटी को ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के का जो ग्रेडियंट है उसको मेजर करने के लिए टोनिसिटी का यूज़ करते हैं। टोनिसिटी मान सकते हैं कि दो सॉल्यूशन है, उसको हम लोग सेमी परमिएबल के थ्रू अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं, लेकिन अब किस में कितना कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, इन सबको मेज़र करने के लिए टोनिसिटी का यूज़ करते हैं। टोनिसिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे डिफ्यूज़न में क्या किए थे, सॉल्यूट को लेके बात किए थे, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट को लेके बात किए थे, वैसे ही हम लोग टोनिसिटी में भी सॉल्यूट को लेके बात करेंगे। सिर्फ ऑस्मोसिस का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमेशा हम लोग सॉल्वेंट को मूव कराते हैं। ओके, यहाँ पे टोनिसिटी आता है, यहाँ पे लिखा है टोनिसिटी इज़ द मेजर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
दो सेपरेटेड सॉल्यूशन है सेमी परमिएबल के थ्रू उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनिसिटी का यूज़ करते हैं। ओके, टोनिसिटी जो है वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जो हाइपोटोनिक होता है, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होता है होना है। हाइपर का मतलब हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ हाइपोटोनिक है, इसका मतलब लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हाइपोटोनिक बोल रहा है और टोनिसिटी में हम लोग ने देखा था हमेशा हम लोग सॉल्यूट को लेके बात करेंगे। यहाँ पे हाइपोटोनिक है, हाइपो का मतलब कम होता है, टोनिक का मतलब सॉल्यूट को लेके बात कर रहे हैं, इसका मतलब लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। ओके, ये सॉल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, इसीलिए ये जो सेल है इस सॉल्यूशन के अंदर उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो लो है लेकिन सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा हुआ, क्योंकि अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा है इसीलिए हमारा सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, सॉल्यूशन से सेल में या सेल से सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन से सेल में ही मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है और सेल में कम है, और यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है वाटर की, तो वाटर अंदर मूव करेगा सेल में। ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब भी सॉल्यूशन अंदर जा रहा है, अंदर गया, अंदर जाता रहेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा भर जाएगा। वाटर बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से उसके वॉल पे एक प्रेशर पड़ेगा, वॉल पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है इसीलिए उस टर्गर प्रेशर के अपोजिट और इक्वल प्रेशर लगता है वॉल पे। अंदर के मॉलिक्यूल के लिए बाहर से भी एक प्रेशर लगता है, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर इसलिए लगता है कि जो हमारा सेल है वो जल्दी ब्लास्ट ना हो, इसलिए इन्वायरमेंटल का भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर वॉल पे लगता है इन्वायरमेंट के थ्रू। और जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वाटर ज़्यादा भर जाने की वजह से जो वॉल पे प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर्स। अब सेकंड आता है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टोनिक का मतलब सॉल्यूट से हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो हाइपरटोनिक का मतलब हो गया कि हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब हुआ लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो जब बाहर साइड लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब अंदर साइड ज़्यादा सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल में। जब सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल से वाटर बाहर आएगा, सेल से वाटर बाहर आएगा तो सेल जो है, सेल से वाटर जब बाहर आने लगेगा तो उसका जो मेम्ब्रेन है एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका मेम्ब्रेन जो है वो पतला हो जाएगा। ओके, और जो सेल है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लेता है अपना सेल के अंदर ही, और मेम्ब्रेन से वो थोड़ा हट जाता है, और इस मेम्ब्रेन से वो हटता है, इस प्रोसेस को ही प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये कंडीशन कब आएगा, जब सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, या फिर बोल सकते हैं सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर साइड सॉल्यूशन में कम कॉन्सेंट्रेशन हो। तो अंदर से जो क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही फ्लो होगा, तो हायर से लोअर आएगा, तो अंदर से जब वाटर बाहर आने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल जो है वो उसमें फ्लैसिड कंडीशन आ जाएगा। ओके, फ्लैसिड कंडीशन आने के कारण उसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन पतला हो जाएगा, और उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो मेम्ब्रेन से हट के
एक अलग सा रहने लगेगा, और इस अलग से रहने को ही और मेम्ब्रेन को छोड़ने को ही, मेम्ब्रेन से हट जा रहा है, हटने को ही प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। लास्ट वन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, इसका मतलब ये है सेल के बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है सॉल्वेंट का, इसीलिए वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, बस ये एक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट पड़ा रहेगा। ये मूवमेंट तो पार्टिकल है तो मूवमेंट तो करेगा ही, लेकिन ये है जैसे यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन लोअर टू हायर जा रहा था, वैसे नहीं जाएगा, ये एक अपना एक मेंटेन करके इक्विलिब्रियम रहता है। ये होता है आइसोटोनिक। थैंक यू गाइस।